हेलो 12th क्लास। जैसा कि बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, विमुद्रीकरण पढ़ रहे थे ना। तो विमुद्रीकरण क्या होता है आपको समझ में आ गया अच्छे से कि जब कोई मुद्रा अचानक से सरकार द्वारा किसी कारणवश जब बंद कर दी जाती, जब देश में क्यों बंद कर दी जाती है, जैसे हमने उसको देश पढ़े ना, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए कारण ब्लैक मनी बढ़ जाती है उसकी वजह से, है ना। तो जब अचानक से ये इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ब्लैक मनी जो बढ़ जाती है, तब सरकार इस तरह से अचानक से मुद्रा मतलब जो चलन में मुद्रा है उसको अचानक से बिना ही बताए अचानक उसको बंद कर देती है। तो अपने आप ही हाल ही में हुआ था, तो इसलिए आप सभी को याद भी होगा, कई लोग को उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ी थी, लाइन में लग के जब नोट बदले गए थे ना। तो कब हुआ था ये? अपने 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से हुआ था ना। तब क्या हुआ था, अचानक से नोट की बंद कर दिए गए थे 500 और 1000 के नोट जो है वो अचानक से इन करेंसियों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। मतलब उसकी जगह फिर सरकार ने नए नोट, मतलब जो नोट जो चलन में थे उनको चलन से बाहर कर दिया था। और लेकिन उसके लिए एक निश्चित सीमा दी जाती, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो ब्लैक मनी नहीं है ना। सभी कुछ लोग के पास अधिकांशतः रहती है, कुछ लोग के सभी के पास तो नहीं रहती। तो इससे बचने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है कि उस डेट पे आप उस अपनी करेंसी को उस बैंक से बदल सकते हैं। जैसे कि आपके पास जितने भी 500 के नोट थे, है ना, 1000 के नोट थे, तो उसको आप बदल करके नए नोट ले लीजिए। तो जो उस समय नए नोट आए थे 2000 के 500 के लोगों ने ये, उसके बाद यदि एक समय सीमा रहती, यदि उस समय सीमा निकल गई, तब आपके वो जो नोट है उसका मिट्टी के मूल्य, मतलब कि उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो कागज़ के टुकड़े की भांति हो जाते हैं। तो जिसके पास 1 नंबर का पैसा होता है वो तो क्या करता है, आसानी से अपने नोट को जाके बदली कर लेता है। लेकिन जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, जब बहुत ज़्यादा, तो वहाँ दिखाना पड़ता है कि ये पैसा आपके पास कैसे आया। तो तुरंत यदि आपने तुरंत जैसे एकदम से आपने लाख लाख रुपये नोट बदले, तो तुरंत ये हो जाता है कि आया तो आया कहाँ से। तो वो व्यक्ति क्या होता है, बैंक में जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे तो आधार कार्ड से आपकी पूरी रिकवरी हो जाती है कि आपके पास कितना धन जमा है, कहाँ से, आपके आय के स्रोत कितने हैं, तो कहाँ से आया आपके पास। जब सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति के पास तो अधिकतम पैसा है, तो कहाँ से आया, तो उसके आपको माध्यम बताना पड़ते हैं कि हमारे पास यहाँ से आया। यदि वो माध्यम आप नहीं बता पाए, इसका मतलब है कि वो पैसा कैसा है, 2 नंबर का पैसा है, तो वो पैसा वो व्यक्ति फिर पकड़ लिया जाता है, उसके पैसे जब्त हो जाते हैं ना। इसी को हम कहते हैं ब्लैक मनी। तो विमुद्रीकरण के लक्षण में सरकार क्या करती है, ब्लैक मनी को पकड़ना ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है ना। तो सबसे पहले कर प्रशासन, इसके हमारे प्रमुख लक्षण पढ़ लेते हैं। जैसे कि कर प्रशासन, दूसरा सरकार की कड़ी नीति का ये संकेत है कि यदि आप भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यदि इस तरह से आप पैसा 2 नंबर का जमा करते हैं तो आपको अपना जो है वो पूरा उसका देना पड़ेगा कि कहाँ से आया, अन्यथा आपको जेल हो जाएगी, आपको पूरा रिकॉर्ड अपना देना पड़ेगा कहाँ से आया 2 नंबर का। और बचतों का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में, और जो आपकी अलग से जो बचत हुई है उसका जो है, जब आप पैसे जमा करेंगे तो उसका क्या होता है, फिर जो लोग जितना पैसा रहता है वो बदल के जमा किए, तो उसका उपयोग किस में कर दिया, वित्तीय व्यवस्था में, अन्य वित्तीय कार्यों में। जैसे बैंक में अपन पैसा जमा करते हैं फिक्स में, तो बैंक क्या करते हैं, उन पैसों को कहीं रोल करती, कहीं ना कहीं और लगा देती ना, तो उसमें का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में उसका उपयोग हो जाता है। इसका मुद्रा की आपूर्ति, उस वक्त क्या होता है जब मुद्रा का वो किया जाता है, विमुद्रीकरण होता है, तो कुछ समय के लिए मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका ये प्रमुख लक्षण है, मुद्रा की आपूर्ति में कमी। और निजी संपत्ति, जो निजी जो कंपनियां होती हैं उनके जो बड़े बड़े स्टॉक होल्डर वो सब रहते हैं, तो उसमें पैसे का आवागमन उस समय थोड़ा सा रुक जाता है, तो इनके कार्य जो है वो उस समय कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। अब रिजर्व बैंक की तुलना में, मतलब रिजर्व बैंक जो है उस समय नोट इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाता, उसके जगह जो व्यापारिक बैंक है उनका कार्य जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस समय कुछ समय के लिए देश में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम उन्हीं सबका पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि ऐसा विमुद्रीकरण के समय क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि बच्चों हम देख लेते हैं कि कर प्रशासन में क्या होता है। तो कर प्रशासन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि जो भी व्यक्ति पैसा जो जमा करता है तो उसको रिकॉर्ड देना होता है ना, कि पैसा कहाँ से आया, क्या, मतलब जिसका आप रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे वो मतलब पैसा क्या है आपका, ब्लैक मनी है। तो विमुद्रीकरण का कर प्रशासन एक उपाय होता है जो मुद्रा को कर चुकाने के उपरांत जो नकद रूप में रखी होती है, परंतु बैंक क्या करता है, जमा करके उसके बदले में क्या कर देता है, तुरंत उसको नई मुद्रा जारी कर देता है, परंतु मुद्रा पर कर नहीं दिया जाता है, या काला धन के रूप में जो होती है उसे विमुद्रीकरण के अंतर्गत लेखे में दिखाकर उस पर क्या करना होता है, दंड सहित उसको वो कर देना पड़ता है। और भारत में विमुद्रीकरण के पश्चात अघोषित कई जो आय थी उसके खुलासे हुए और आयकर में संग्रह में वृद्धि हुई। बहुत सा ब्लैक मनी जो लोगों ने फिर जमा करवाया तो उसको उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है ना, तो सरकार की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई।
और स्थानीय निकाय की वसूली में तीव्र गति से वृद्धि हो गई। मतलब लोगों ने जो पैसा था जमा किया और उससे लोगों को टैक्स भी देना पड़ा और सरकार की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब दूसरा जैसे हम पढ़ते सरकार की कड़ी नीति का अर्थ, सरकार क्या चाहती है कि विमुद्रीकरण सरकार की कर चोरी या वंचन के प्रति एक ही क्या होती है, कठोर नीति होती है। अर्थात सरकार का ये एक संकेतक होता है, ये कहना होता है कि आप इसमें किसी भी तरह का देश में हमारे भ्रष्टाचार व काले धन को जो भ्रष्टाचार करते जो लोग जिसका काला धन होता है उसको क्या है, उसको सरकार सहन नहीं करेगी। अर्थात इसका सरकार की कड़ी नीति का यही संकेत होता है कि जो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो काला धन जमा करते हैं अब सरकार उसको सहन नहीं करेगी। अब बचत का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में अब जो बचत होती है उस समय जैसे बैंक में अधिकाधिक रूप से पैसा जो जमा होता है, ऐसी बचत को अर्थव्यवस्था में उपयोग जो नहीं हो पा रही थी अभी तक, वो विमुद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, बैंक जमा में वृद्धि के रूप में आर्थिक कार्य में प्रयुक्त होने लगती है। और भारत में विमुद्रीकरण के पश्चात जो जमा थे और जो उधारी थी और सरकारी प्रतिभूतियाँ थी उनमें गिरावट आई थी और दीर्घ अवधि में जो ब्याज की जो दरें थी वो निचले स्तर पर निर्धारित होने का अनुमान है जो विनियोग को जो प्रोत्साहित करती है। अब इसके बाद क्या है, मुद्रा की आपूर्ति में कमी। अर्थात जो उस समय क्या होता है, विमुद्रीकरण की अवस्था में नगद मुद्रा की आपूर्ति में क्या आ जाती है, थोड़ी कमी आ जाती है। और देश में उस समय क्या होता है, डिजिटल लेन देन। डिजिटल लेन देन मतलब आप सभी समझते होगी, अब तो ज़्यादातर दुकानों में जो बड़ी शॉपिंग की जो दुकानें होती हैं उसमें डिजिटल लेन देन होता है। मतलब कि आप डिजिटल लेन देन से आपका पैसा चोरी भी नहीं जाता है, आपको कहीं ज़्यादा रखने की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ आपको एक अपना कार्ड नंबर जो कि दुकानदार आपकी तरफ मशीन कर देता है और आपको सिर्फ अपना वो कार्ड का डाल करके अपना नंबर, अपने जो पिन कोड नंबर है अपना स्वयं आप उसमें दबा सकते हैं कार्ड निकाल के और वो पैसा जो है वो उनके अकाउंट में चला जाता है। तो बस जितनी राशि आपने सामान लिया उतनी राशि कट जाती है। तो इसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट। इसमें ज़्यादा आपको नोट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप अपना ATM कार्ड रख लीजिए, जहाँ चाहे जितनी शॉपिंग कर सकते हैं उतनी ही शॉपिंग करेंगे जितने की आपके कार्ड में पैसा होता है। तो इसको कहते हैं डिजिटल, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि डिजिटल जो है लेन देन में, इसमें विमुद्रीकरण की अवस्था में डिजिटल लेन देन में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब मुद्रा की आपूर्ति में जब कमी आती है तो लोग डिजिटल लेन देन ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब जिनका पैसा पहले से बैंकों में जमा है तो वो अपने कार्ड के माध्यम से क्या होता है, वो अपने सामान को लेना देना कर सकते हैं, है ना। तो डिजिटल लेन देन ऐसे बढ़ता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है जिससे चोरी डकैती जैसी चीज़ें भी कम होती है ना। और इसके बाद उसके बाद आ जाते हैं निजी संपत्ति। तो विमुद्रीकरण का निजी क्षेत्र की संपत्ति में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। तो विमुद्रीकरण बड़े नोट अर्थव्यवस्था में उस समय क्या है वापस नहीं आ पाते, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में आने में क्या होता है, समय लगता है। तो क्या होता है कि रियल एस्टेट की कीमतें जो गिर जाती हैं, तो इसी के साथ विमुद्रीकरण का सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्ति है उस पर जो है वो कोई सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्ति होती है ना, तो रियल एस्टेट का उस पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पे। लेकिन जो निजी कंपनी है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय बड़े नोटों का जल्दी से उसका इतना आवागमन नहीं होता है ना। विमुद्रीकरण की स्थिति में निजी क्षेत्र की संपत्ति में कमी आती है, क्योंकि जो बड़े नोट है वो अर्थव्यवस्था में इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाते हैं। इसके बाद आप पढ़ लेते हैं कि रिजर्व बैंक का तुलन पत्र। तो तुलन पत्र होता है रिजर्व बैंक में, जो कि रिजर्व बैंक को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। तो रिजर्व बैंक में जो केंद्रीय बैंक की तुलन पत्र जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। अर्थात इसके बारे में कहा जाता है कि ये केंद्रीय बैंक के नगद जो दायित्व होते हैं उसमें जो नगद केंद्रीय बैंक की जो नगद दायित्व होते हैं उसमें क्या होती है, कमी होती है। और जो इसके परंतु इसके व्यापारिक बैंकों को जो जमा दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बढ़ाती है। जो व्यापारिक बैंक के जो जमा दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और इसके जो केंद्रीय बैंक के जो दायित्व होते हैं वो उस समय क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक के दायित्व अर्थात विमुद्रीकरण में रिजर्व बैंक का तुलन पत्र अपरिवर्तित रहता है और मुद्रा की वापसी केंद्रीय बैंक के नगद दायित्व में कमी रहती है, परंतु व्यापारिक बैंक जो होते हैं उसमें जो दायित्व होता है वो क्या होता है, बढ़ाती है। जमा दायित्व को व्यापारिक बैंक में जो जमा दायित्व उसको ये बढ़ाती है। अब हम लेते हैं अनिश्चितता। अर्थात विमुद्रीकरण में एक क्या होता है, अनिश्चितता को जन्म देता है और फर्म तथा परिवार क्षेत्र विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभाव व आगे की नीति के बारे में क्या होते हैं, उस वक्त अनिश्चित होते हैं। और उसमें निवेश निर्णय तथा टिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं उसके क्रय को भी ये प्रभावित करता है। लोग जल्दी से उस समय निवेश नहीं करते हैं अर्थव्यवस्था को देखते हुए। अर्थात इस समय विमुद्रीकरण जहाँ आपको संग्रह को बढ़ाता है और भ्रष्टाचार में क्या होती है, इससे कमी लाता है। तो काले धन के भंडारण को भी कम करता है तथा बैंक में क्या करता है, बैंक में जमा को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है
है ना, जो कि जिसकी आय 1 नंबर की वो उसको जमा भी करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जमा को बढ़ाता है और औपचारिक एक जो वित्तीय प्रणाली को बाहर की गई वस्तु को लगाता है, अर्थात वही सकल जो घरेलू उत्पाद होता है, जो GDP होती है, उसके वृद्धि कर को धीमा करता है, अर्थात तत्कालिक रूप से रोजगार में कमी करता है, कृषि आय में भी गिरावट उत्पन्न करता है, रियल एस्टेट की कीमतों में कमी करता है, आदि इत्यादि। अर्थात एक देश में क्या होता है, एक अनिश्चितता की स्थिति उस समय जो है उत्पन्न हो जाती है। तो हम ये पढ़ लिया आज विमुद्रीकरण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कर प्रशासन, हमने बताया कि कर देना पड़ता है, जो भी व्यक्ति जमा करता है तो उसको एक निश्चित कर की राशि टैक्स देना पड़ता है, जो टैक्स नहीं जमा करते मतलब कोई ब्लैक मनी है तो उससे सरकार को अधिकतम आय हो जाती है। और बचत को प्रोत्साहन, वस्तुओं को जो है औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में जो बचत होती है तो लोग जमा करते हैं तो उसका वित्तीय बैंक में उपयोग हो जाता है। मुद्रा की आपूर्ति में उस समय चूँकि कमी होती है तो उससे लोग क्या करते हैं, डिजिटल लेन देन करते हैं, है ना, जैसे कि आप सभी लोगों ने डिजिटल लेन देन सीख लिया होगा। जब विमुद्रीकरण हुआ था तो ज़्यादातर लोग डिजिटल मतलब पैसे का जाकर अपने कार्ड के द्वारा ही कार्ड के द्वारा ही लेन देन करना। अब निजी संपत्ति वालों को थोड़ा सा उस वक्त वो हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि निजी में बड़े जो नोट है उसका निर्गमन कम हो पाता है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनको जो है लाभ होता है। और रिजर्व बैंक की तुलना में रिजर्व के बैंक की तुलना में उनका जो लेन देन कम होता है, लेकिन व्यावसायिक बैंकों का लेन देन अधिक होता है। और इसका परिणाम इस वजह में क्या होती है, विमुद्रीकरण अनिश्चितता की स्थिति देश में पैदा हो जाती है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है, और लोग नकद की जगह डिजिटल लेन देन को अधिक मतलब बढ़ावा मिलता है ऐसी स्थिति में। तो ये हो गए आज के प्रमुख विमुद्रीकरण के लक्षण। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, विमुद्रीकरण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, और सभी बच्चों को ये कॉपी में जो अपने नोट्स हैं वो लिखते जाना है। और स्कूल में पहले मीटिंग होगी तो आपको अपनी कॉपी लेकर आना है, और कॉपी में आपको सबको डेट वाइज दिखाना है। आप अपनी डेट जरूर डालते जाइए कॉपी में, किस दिन आपने क्या लिखा है। ये आपकी कॉपी जो वो स्कूल में चेक होंगी, उसी के आधार पर आपको इसमें ग्रेड वगैरह दिए जाएंगे, हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखना आपको अनिवार्य है। स्कूल से भी जो हर साल नंबर जाते हैं तो वो आपको जो ग्रेड दिए जाते हैं वो इन्हीं कॉपी के द्वारा मिलेगा। तो पहले भी जैसा मैंने बोला है कि आपको 200 पेज की एक मोटी कॉपी बनाना है, तो उसमें आपके नोट्स जो है पूरे लिखते जाइए, जैसा कि हम समझाते जा रहे हैं। उसके बाद अच्छे से और सफाई से लिखना है, और स्कूल आके आप एक दो बच्चे करके स्कूल आइए और अपनी कॉपी को चेक कराइए। तो आज के बच्चों इतना ही, विमुद्रीकरण के आज हमने पढ़ लिया लक्षण, ठीक है।